हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर है शिक्षण विधियों में हिंदी की शिक्षण विधियों की 3 क्लास हम दे चुके हैं। तो उन 3 क्लासों को ज़रूर देखिए आप। और ये चौथी क्लास है। तो आज हम 6 शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी टोटल 26 शिक्षण विधियों तक हम पहुँच जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जो सेक्शन विधियां हैं, बिल्कुल थ्योरी क्लास जो है वो जीरो लेवल से आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई जा रही हैं। और ये क्लासेस जो है वो हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लासेज हैं, जो रीट मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए उपयोगी हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस से जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ लगातार इनका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, 20 शिक्षण विधियां मैं पहले पढ़ा चुका था। आज हम 21वीं शिक्षण विधि पढ़ेंगे। अब देखो, एक साथ यदि हम पढ़ेंगे तो एक साथ हम इतना याद नहीं कर और आराम-आराम से पढ़ेंगे। और थोड़े-थोड़े भागों के रूप में हम इसको पढ़ेंगे तो हम इन शिक्षण विधियों को हम याद कर सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी जो तैयारी है वो शिक्षण विधियों की अधिक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली विधि है, वैसे देखिए क्रमांक में 21वीं विधि है और आज की पहली विधि है दंडान्वय विधि, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, दंडान्वय विधि कहते हैं। अब हम बात करें कि भाई दंडान्वय विधि के जनक कौन है। तो दंडान्वय विधि के जनक हैं सुकरात, यानी दंडान्वय विधि के जनक किसे माना जाता है, सुकरात को माना जाता है। अब दंडान्वय विधि है क्या? देखिए, यह काव्य पाठ की एक व्याख्या पद्धति है, यानी कि कोई भी शिक्षक है हिंदी विषय का और वो काव्य पढ़ा रहा है, तो काव्य को व्याख्यात्मक रूप से दंडान्वय विधि का उपयोग करते हुए समझा सकता है। इसमें कविता की पंक्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों मतलब दंडों में विभाजित करके और अर्थ स्पष्ट किया जाता है। यानी इसमें जब शिक्षक पढ़ाता है तो कविता की जो पंक्तियां होती हैं उनके छोटे छोटे भाग बनाता है और उन छोटे छोटे भागों का अर्थ समझाते हुए और छात्रों को आगे पढ़ाता हुआ चलता है, वो शिक्षण कार्य करता है अपना। तो इसीलिए इस विधि को, अब छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको दंड बोला गया है, तो इसी विधि को क्या बोलते हैं, दंडान्वय विधि कहते हैं। इस विधि की विशेषता क्या है कि कविता को पंक्ति दर पंक्ति तोड़कर समझाना। यानी टीचर कविता को जब पढ़ाएगा तो लाइन बाई लाइन यानी पंक्ति बाई पंक्ति जो पढ़ाएगा, तो उसको प्रत्येक पंक्ति को तोड़ तोड़ कर वो क्या करता है, यानी पूरी पंक्ति को एक साथ नहीं समझाता, पंक्ति के टुकड़े करके उसको समझाते हुए आगे बढ़ता है, शिक्षण कार्य करता है। कठिन शब्दों के अर्थ इस विधि में कठिन शब्दों के अर्थ तुरंत बताए जाते हैं। यानी जब कविता शिक्षण हो रहा हो और कोई कठिन शब्द आ जाए तो उस कठिन शब्दों के अर्थ को शिक्षक जो है वो तुरंत बताता है, जिससे कि छात्र अच्छे ढंग से उसको क्या कर सके, पढ़ सके और समझ सके। हर दंड यानी टुकड़ों के भाव को सरल भाषा में स्पष्ट किया जाता है। यानी जब शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो जो भी अ, जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े पंक्ति के, उनको सरल भाषा में समझाते हुए, स्थानीय भाषा में समझाते हुए और बच्चों को रोचकतापूर्ण समझाते हुए शिक्षक जो है वो आगे बढ़ता है। यह विधि छात्रों को भाषा की संरचना और अर्थ को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करती है। यह विधि क्या करती है कि छात्र जो हैं वो भाषा की संरचना को समझते हैं कि भाई भाषा का स्वरूप क्या है और इसे अच्छे ढंग से कैसे समझा जा सकता है, इस बारे में सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। दंडान्वय विधि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी इसमें छात्र जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, प्रत्येक दंड का अर्थ वह समझते हुए चलते हैं और वह रुचि पूर्वक अधिगम करते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ने के लिए क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, दंडान्वय विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण लें हम, मान लीजिए कि किसी कविता की पंक्ति है, मात पिता गुरु भगिनी भ्राता, मात पिता गुरु भगिनी भ्राता। तो इसमें शिक्षक जो है वो उसे इस पंक्ति को छोटे छोटे दंडों में कैसे बांट सकता है। यानी पहला जो दंड बनाया उसने, मातु पिता मतलब माता पिता, दूसरा बनाया गुरु भगिनी मतलब गुरु और बहन, और तीसरा दंड बनाया उसने भ्राता मतलब भाई, और फिर अर्थ और भाव बताए। यानी प्रत्येक पंक्ति को टुकड़ों में तोड़े और फिर उसके अर्थ समझाए और समझाते हुए उस पंक्ति का संपूर्ण भाव समझाते हुए आगे बढ़ना, शिक्षण कार्य करना। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, दंडान्वय विधि। क्या बोलेंगे इसको, दंडान्वय विधि।
अब देखिए दंडान्वय विधि के साथ साथ दूसरी विधि चलती है खंडान्वय विधि। दूसरी विधि कौन सी चलती है? खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि का कोई भी जनक नहीं है और दंडान्वय विधि का जनक किसे माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। खंडान्वय विधि क्या है? यह भी काव्य पढ़ाने की एक विधि है। काव्य को काव्य की पंक्तियों को खंडों में बांटकर अर्थ और भाव बताया जाता है, यानी कि दंडान्वय विधि जैसी ही विधि है खंडान्वय विधि। दंडान्वय से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ खंडों का विभाजन अर्थ के आधार पर होता है, ना कि केवल वाक्य संरचना के आधार पर। अब दंडान्वय विधि में तो क्या दंडान्वय विधि में क्या किया जाता है? कोई भी पंक्ति है, शिक्षक अपने अनुसार कहीं भी उसको क्या कर सकता है? छोटे छोटे खंडों में तोड़ सकता है। लेकिन खंडान्वय विधि में शिक्षक अपने अनुसार नहीं तोड़ता, उसके अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर छोटे छोटे खंडों में पंक्तियों को क्या करता है? वह तोड़ता है। यानी वाक्य संरचना के आधार पर खंड नहीं किए जाते, वाक्य के विभाजन के मतलब अर्थ के आधार पर उसका क्या होता है? विभाजन होता है। खंडान्वय विधि भी कविता शिक्षण की एक विधि है, जिसे प्रश्न उत्तर विधि भी कहा जाता है। यानी कि अब प्रश्न एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है, तो खंडान्वय विधि को प्रश्नोत्तर विधि के रूप में भी हम क्या करते हैं? जानते हैं। इस विधि में शिक्षक कविता को छोटे छोटे खंडों में बांटता है अर्थ के आधार पर, यानी कि संरचना के आधार पर नहीं, अर्थ के आधार पर बांटता है और प्रत्येक खंड का अर्थ स्पष्ट करता है। यह विधि जटिल और लंबी कविताओं को पढ़ाने के लिए उपयोगी है। यानी ऐसी कविताएं जो कठिन हैं और लंबी कविताएं हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए जो विधि उपयोग में लाई जाती है, उस विधि को हम क्या बोलते हैं? खंडान्वय विधि कहते हैं। इसमें पंक्ति के अर्थानुसार खंड का विभाजन किया जाता है। मैं अभी अभी बता रहा था आपको कि भाई वाक्य संरचना के आधार पर खंडों का विभाजन नहीं होता, पंक्ति के अर्थ के आधार पर खंडों का विभाजन होता है। एक एक खंड का अलग से भावार्थ बताया जाता है। अब दंडान्वय विधि में क्या था कि पहले टुकड़ों में तोड़ा और उनके अर्थ बताए और फिर एक साथ भाव बता दिया। लेकिन यहाँ पे जो भी खंड तोड़े गए हैं, प्रत्येक का भाव बताया जाता है। अर्थ के साथ साथ क्या बताया जाता है? भाव बताया जाता है। फिर सभी भावों को जोड़ते हुए पंक्ति का भाव समझाया जाता है। दूसरी पूरी पंक्ति का सामूहिक भाव अंत में समझाया जाता है। तो इसी तरह से खंडान्वय विधि में क्या है? समझाया जाता है। देखिए दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि लगभग एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें छोटा सा अंतर है कि दंडान्वय विधि में हम कहीं से भी छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं और खंडान्वय विधि में अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। जैसे उदाहरण लें, जहाँ एक पंक्ति है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। आपने ये कविता सुनी होगी कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, यह भारत देश है मेरा। तो इसमें खंड का विभाजन कैसे किया? जहाँ डाल डाल पर मतलब ये स्थान का परिचय देता है। सोने की चिड़िया दूसरा खंड है, सोने की चिड़िया विशेषण युक्त संज्ञा भाव का अर्थ देता है। और करती है बसेरा क्रिया और उसका अर्थ बताता है, क्रिया और उसका अर्थ बताता है। फिर हम अंत में यह कहते हैं कि यह भारत की समृद्धि और सुंदरता का वर्णन है। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं खंडान्वय विधि को, कि यह भारत की समृद्धि और सुंदरता का क्या है? वर्णन है। तो यानी पंक्ति को भावपूर्ण अर्थ के आधार पर छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना। यानी पहला खंड क्या है? डाल डाल पर, तो डाल मतलब कि भाई स्थान का परिचय, यानी प्रत्येक स्थान पर। दूसरा सोने की चिड़िया, मतलब सोने की चिड़िया का मतलब होता है कि भाई भारत का जो प्रत्येक स्थान था वो साधन संपन्न, सुविधा संपन्न था और धनवान था। और तीसरा है करती है बसेरा, करती है बसेरा मतलब कि भाई प्रत्येक जो राज्य थे वो सब संपन्न होते हुए एक दूसरे से क्या हुए थे? मिले हुए थे। तो इसमें क्रिया और उसके अर्थ पर क्या दिया गया है? जोर दिया गया। और फिर कहा गया है कि भारत की समृद्धता और सुंदरता उस समय बहुत अच्छी पाई जाती थी। तो ये इस पंक्ति का क्या था? भाव था। अगर कोई शिक्षक इस तरीके से पढ़ाए तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? खंडान्वय विधि कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? खंडान्वय विधि। अब हम बात करें आगे, दोनों विधियां विशेषकर काव्य अध्यापन में प्रयुक्त होती हैं, मतलब पद्य भाग में प्रयुक्त होती हैं। और इनके फायदे क्या हैं इन दोनों विधियों के? कि विद्यार्थियों को कठिन पंक्तियां समझाने में आसानी होती है, भाषा और भाव का गहरा अध्ययन कराती हैं और परीक्षा में पारंपरिक व्याख्या पद्धति के रूप में उच्च अंक दिलाने में सहायक हैं। भाई पद्य भाग से भी तो आता है ना, एक छोटा टुकड़ा आ जाता है किसी कविता का और उससे कहते हैं कि व्याख्या सहित
इसका वर्णन प्रसंग सहित व्याख्या करो या व्याख्या करो, इसका वर्णन करो, इसका भाव बताओ, इसका अर्थ बताओ। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो यदि बच्चा जो है वो इस तरीके से पढ़ता है तो वह अच्छी तरह से व्याख्या कर सकता है, अच्छी तरह से प्रसंग लिख सकता है, अच्छी तरह से भाव बता सकता है। तो विद्यार्थियों को कठिन पंक्तियों को समझने में आसानी होती है। भाषा और भाव का गहरा अध्ययन करता है छात्र, और परीक्षा में पारंपरिक व्याख्या पद्धति के रूप में उच्च अंक दिलाने में दंडान्वय और खंडान्वय विधि सहायक है। अब हम बात करते हैं अगली विधि के बारे में। इसका नाम है समग्र भाषा विधि, होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच, इसको समग्र भाषा उपागम के रूप में भी हम जानते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि भाषा को टुकड़ों में, जैसे अलग अलग शब्द या व्याकरण के नियम, सीखने के बजाय उसे एक समग्र इकाई के रूप में सिखाया जाना चाहिए। यानी भाषा को टुकड़ों में न सिखाया जाए, जैसे कि हम उसमें बता रहे थे दंडान्वय और खंडान्वय विधि में, उसकी पूरी इकाई का भाव करते हुए बता देना चाहिए। यानी पूरी पूरी की पूरी वो पढ़ ली हमने, पैराग्राफ पढ़ लिया, उस पैराग्राफ को फिर समझाना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, समग्र भाषा विधि। इसमें छात्र कहानियों, कविताओं और अर्थपूर्ण वाक्यों के माध्यम से भाषा सीखते हैं। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में पढ़ने और लिखने के प्रति प्रेम विकसित करना है। यानी कि इसका उद्देश्य, इस विधि का उद्देश्य क्या है कि छात्र जो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए लगाव उत्पन्न करें। इसमें व्याकरण और वर्तनी पर कम, बल्कि भाषा के अर्थ और प्रवाह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी कि समग्र भाषा विधि में व्याकरण और वर्तनी पर कम ध्यान दिया जाता है, भाषा के अर्थ और प्रवाह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से यह विधि हुई हमारी समग्र भाषा विधि। इसमें टुकड़ों के आधार पर भाषा को न समझाकर, एक कहानी के आधार पर, कविता के आधार पर, अर्थपूर्ण वाक्यों के आधार पर एक समग्र इकाई के रूप में यदि भाषा को समझाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, समग्र भाषा विधि के रूप में हम जानते हैं। तो ये हमारी हुई 23वीं विधि। अब हम बात करते हैं 24वीं विधि। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। तो 24वीं विधि है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, तो जॉर्ज पोल्या को समस्या समाधान विधि का जनक माना जाता है। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, जॉर्ज पोल्या, ये समस्या समाधान विधि के जनक है। अब हम बात करते हैं कि समस्या समाधान विधि होती क्या है। पहले देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्लियर करूं कि समस्या समाधान विधि सभी विषयों में प्रयोग में लाई जाती है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो एसएसटी हो, और चाहे वो कोई सी भी विषय हो। हमें यदि शिक्षण करना है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, जॉर्ज पोल्या। कौन है, जॉर्ज पोल्या। इस विधि में छात्रों को कोई समस्या या चुनौती दी जाती है, मतलब कि भाई टीचर ने क्लास में प्रवेश किया तो छात्रों को वो क्या दे देगा, पहले एक प्रॉब्लम दे देगा। वह प्रॉब्लम किसी रूप में हो सकती है, मौखिक रूप से क्वेश्चन कर पूछ सकता है, या बोर्ड पर लिखकर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जिन्हें हिंदी भाषा का उपयोग करके हल करना होता है। अब जबकि हम हिंदी का शिक्षण कर रहे हैं तो जो भी छात्रों को समस्या दी गई है उनसे कहा जाएगा कि हिंदी भाषा का उपयोग करते हुए इस समस्या का क्या करो, तुम समाधान करो। जैसे उन्हें किसी विषय पर बहस करने या एक कहानी को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। मान लो कोई कहानी है तो उससे कहा कि भाई इस कहानी को आप पूरा करो, या कोई विषय दे दिया उस पर आप आपस में क्या करो, बहस करो। यह विधि छात्रों की आलोचनात्मक सोच को और भाषा के व्यवहारिक उपयोग को बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है। जब छात्र हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान करेगा और उस विधि पर तर्क वितर्क करेगा तो छात्रों में आलोचनात्मक सोच का क्या होगा, विकास होगा, कि भाई इस तरह से ये कार्य कैसे क्यों होता है और इस तरह से कैसे कार्य क्यों नहीं होता। और दूसरा, भाषा का अगर वो बार बार प्रयोग कर रहा है तो भाषा का व्यवहारिक उपयोग होता है। ये विधियां हिंदी भाषा को सीखने और सिखाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। यानी हिंदी भाषा को कैसे सीखा जा सकता है और कितना अच्छा सिखाया जा सकता है। तो ये कौन सी विधि काम करती है, समस्या समाधान विधि। एक अच्छा शिक्षक इन सभी विधियों का एक साथ उपयोग करके छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति बना सकता है। मतलब कि भाई कई विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षक पढ़ाए तो वह छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है, और छात्र सक्रियता से उसके पढ़ाने में भाग लेंगे और वह बढ़िया रूप से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
तो इस विधि को कहा जाता है समस्या समाधान विधि। मतलब कि शिक्षक क्लास में आया और बच्चों को कोई समस्या दी और उस पर कहा गया कि इसका आप स्वयं क्या ढूंढो, समस्या समाधान ढूंढो समस्या का। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक पहलू पर विचार करो कि छात्र जब समस्या का समाधान स्वयं ढूंढ रहे हैं तो वह स्वयं रूप से सक्रिय हैं। तो समस्या समाधान विधि कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक विधि होती है। कैसी विधि होती है ये? मनोवैज्ञानिक विधि है, आधुनिक विधि है, और छात्र जो है वो रुचि पूर्वक पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई हमारी समस्या समाधान विधि। अब हम बात करते हैं अगली विधि के बारे में, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, सी ए आई। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इसको सी ए आई कहते हैं। यह विधि क्या है? यह देखिए एक इनोवेशन है, नवाचार है कि भाई हम कंप्यूटर के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इस विधि में, इस आधुनिक विधि में हिंदी सिखाने के लिए कंप्यूटर, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि भाई हिंदी भाषा सिखानी है तो हम कंप्यूटर का प्रयोग करें या टैबलेट का प्रयोग करें, मोबाइल का प्रयोग करें, तो उस प्रयोग के माध्यम से बच्चे को जब हिंदी सिखाई जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब इस पर हम विचार करें कि क्या ये विधि सभी विषयों में लागू हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। इस विधि के माध्यम से सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। इसमें ऐप्स, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन गेम्स, इंटरैक्टिव वेबसाइट शामिल हैं। ये उपकरण छात्रों को मजेदार तरीके से अभ्यास करने और अपनी गति से सीखने की सुविधा देते हैं। इससे शिक्षण और भी रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है। तो ये जो विधि है CAI, ये विधि ये विधि जो है यानी कि छात्र जो है अपने मन चाहे समय पर सीख सकता है, अपने तरीके से सीख सकता है, मज़ेदार तरीके से अभ्यास क्विज कर रहा है मान लीजिए, तो क्विज के माध्यम से सीख लेगा, या किसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सीख लेगा, या फिर किसी थ्योरी और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सीख लेगा, अपनी गति से सीख लेगा। तो शिक्षण को भी रोचक बनाया जाएगा और अधिगम को भी इस विधि के माध्यम से क्या किया जाएगा? रोचक बनाया जाएगा। तो इस समय देखिए आप जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वह भी इसी का ही हिस्सा है। CAI का ही क्या है? वो हिस्सा है कि आप इसके माध्यम से भी क्या कर रहे हो? भाषा को सीख रहे हो। तो कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से तकनीक का उपयोग करते हुए सीखना क्या कहलाता है? कंप्यूटर सहायक शिक्षण, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI। अब हम लास्ट विधि के बारे में बात करते हैं, मस्तिष्क उद्दोलन विधि या मस्तिष्क उत्तेजन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि मस्तिष्क उद्दोलन विधि या ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है। मस्तिष्क उद्दोलन विधि के जनक हैं एलेक्स आसबर्न। कौन है? एलेक्स आसबर्न। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए कि भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के जनक कौन है? एलेक्स आसबर्न। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या है, मस्तिष्क उद्दोलन विधि क्या है, इसको समझो। ये विधि भी सभी विषयों में उपयोग में लाई जाती है और ये एक आधुनिक तरीका है सीखने का। इस विधि में किसी खास विषय पर छात्रों के मन में आने वाले सभी विचारों को बिना किसी रोक टोक के व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि बच्चों से कहा जाए कि भाई आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, मान लो टीचर पढ़ा रहा है और उससे कहा जाए कि आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं तुम बिना रोक टोक हमसे साझा कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, हमसे बोल सकते हो, हमसे कह सकते हो। जैसे कि बचपन की यादें, पर्यावरण की समस्याएं। इस प्रक्रिया में छात्र बेझिझक बोलते हैं और नए शब्द सीखते हैं, जिससे उनके विचारों का प्रवाह, फ्लो ऑफ थॉट्स और भाषा की अभिव्यक्ति सुधरती है। तो यानी कि बच्चा जो है वो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए जब किसी अपने विचार को व्यक्त करता है, नई नई शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसी उसे हम बोलते हैं मस्तिष्क उद्दोलन विधि। यानी कि अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए, अपने मस्तिष्क का उद्दीलन करते हुए नए नए तरीके, नई नई बातें जब बोलता है, सीखता है, तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? मस्तिष्क उद्दोलन विधि। और इसके जनक कौन है? एलेक्स आसबर्न इसके क्या है? जनक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 26 सेक्शन विधियों तक हम पहुंच गए। 26 शिक्षण विधियों के बाद और भी विधियां आएंगी। तो इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे कि भाई थोड़ा 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 हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये एक बार में समझ में नहीं आई तो दोबारा इस क्लास को देखें, दोबारा समझ में आ जाएगी। इससे पहली जो भी क्लासेज हैं शुरू से उनको लीजिए, जिससे कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आने लग जाएं। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको शिक्षण विधियों से संबंधित संपूर्ण विषय अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।